A very good morning to all the students of MA Final Geography, Government College बूंदी। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आपका आज की ई क्लास में स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि हम आपके MA फाइनल ज्योग्राफी के सिलेबस के पेपर नंबर 6A एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। कृषि भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। कृषि भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें कृषि संबंधित तत्वों, फसल तथा उत्पादन पद्धति के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन किया जाता है तथा वितरण अध्ययन में भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों तथा अन्योन्य क्रिया प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। 1972 में जी बने ने अपनी इस ज्योग्राफिकल डेफिनेशन में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए जो कहा था, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी may be defined simply as that branch of geography that deals with spatial distribution of agriculture phenomena such as systems of farming and crops and seeks to interpret such distribution in terms of the interaction of multifarious factors of the environment, both physical and cultural। तो जी बन्हे ने कृषि भूगोल की व्याख्या देते हुए यह कहा था। इससे पहले कुछ और ज्योग्राफर्स भी थे जिन्होंने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को डिफ़ाइन किया था। ब्रुकफील्ड ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को परिभाषित करते हुए कहा था कि कृषि कार्य का भू विवेचन है जिसके अंतर्गत न केवल फसल वितरण का अध्ययन किया जाता है बल्कि कृषि से जुड़े विविध पहलुओं की क्षेत्रीय भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। इसी तरह एल.जी. रीड्स ने कहा कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस seeks to describe and explain areal differentiations in agriculture। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं की व्याख्या एवं वर्णन किया जाता है। एच. बर्नहार्ट ने भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को डिफ़ाइन किया और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी स्ट्राइव्स टू ब्रिंग लाइट to the spatial variations in agriculture and the reasons for them। कृषि भूगोल कृषि में क्षेत्रीय भिन्नताओं और उनके कारणों को ढूंढने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने कृषि भूगोल को परिभाषित किया और सबकी परिभाषाओं में से जो कुछ कॉमन चीज़ें थीं वह हम उनका अध्ययन करके और आज पता करते हैं कि कृषि भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है। तो इन सब जो डेफिनेशंस थी एल.जी. रीड्स की, जी बन्हे की और ब्रुकफील्ड की और बर्नहार्ट की, उन सब से हमें कृषि भूगोल की प्रकृति के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती हैं। पहली, कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि कृषि एक आर्थिक गतिविधि है, इसलिए यह आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें कृषि संबंधी कार्यों का भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। अपन ने हर जगह देखा, इवन बने ने ये कहा कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल कृषि वितरण के अध्ययन में भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों और उनके क्रिया प्रभावों का विश्लेषण करता है। तो कृषि
भूगोल की जो प्रकृति है, इसमें कृषि संबंधी कार्यों का भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में विश्लेषण किया जाता है कि भौतिक एवं सांस्कृतिक जो कारक हैं वो कृषि को कैसे प्रभावित करते हैं, और फिर कृषि की जो पद्धतियाँ, प्रणालियाँ और उत्पादन हैं उसके द्वारा उस क्षेत्र का सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण कैसे प्रभावित होता है। कृषि भूगोल में कृषि की क्षेत्रीय भिन्नताओं का उनके कालिक आयाम में अध्ययन किया जाता है। एल.जी. रीड्स ने एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करते हुए, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को डिफ़ाइन करते हुए यही कहा है कि कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं की व्याख्या एवं वर्णन किया जाता है। बर्नहार्ट ने भी कहा कि कृषि भूगोल कृषि में क्षेत्रीय भिन्नताओं और उनके कारणों को ढूंढने का प्रयास करती है। तो कृषि भूगोल की प्रकृति यह है कि कृषि भूगोल विश्व में हम जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के प्रकार, कृषि की पद्धति और कृषि के उत्पादन में भिन्नता पाई जाती है। तो कृषि भूगोल इन क्षेत्रीय भिन्नताओं को उनके टेम्पोरल पैटर्न या कालिक आयाम में अध्ययन करने का प्रयास करता है। कृषि भूगोल यह देखता है कि ग्रामीण भूदृश्य जो एग्रीकल्चर से जो रूरल लैंडस्केप क्रिएट होता है उसके कारणों और परिणामों का गुणात्मक विश्लेषण कृषि भूगोल में किया जाता है। जो डी फॉचर थे उन्होंने कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा माना था और उन्होंने कहा था कि इसमें कृषि के अध्ययन के अंतर्गत फसलों का वितरण, उत्पादन, उपभोग, व्यापार आदि तो सम्मिलित किया ही जाता है, पर साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि कृषि करने से जो लैंडस्केप क्रिएट होता है, जो भूदृश्य क्रिएट होता है, उस भूदृश्य के जो फॉर्मेशन है उसका भी कारणों और परिणामों का एक क्वालिटेटिव या गुणात्मक विश्लेषण कृषि भूगोल में किया जाता है। कृषि, फसलों एवं पशुओं के पारस्परिक संबंधों, उनके क्षेत्रीय वितरण और पारिस्थितिकीय संबंध स्थापना का मूल्यांकन कृषि भूगोल में किया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि कृषि क्रिया का हम क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं और यह देखते हैं कि कृषि क्रियाओं में जो क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है उस पर फिज़िकल और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है। और हम ये भी जानते हैं कि कृषि की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उसमें हम शस्य या फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी इंक्लूड करते हैं। हमारे पिछले वीडियोज़ में जब हमने एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन किया था तब और एग्रीकल्चर का जो विभिन्न कालों में डेवलपमेंट हमने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कृषि के वितरण, विकास और प्रसरण का जब अध्ययन किया था तब हमने ये देखा था कि विभिन्न जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो जियोग्राफर्स हैं, वो सभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी इंक्लूड करते हैं। और मध्यकाल और जो प्राचीन काल था उसमें कृषि कार्य के लिए पशुओं का उपयोग होता था। जब व्हील का इनोवेशन हुआ तो जुताई के लिए हलों के साथ हल के लिए पशुओं का उपयोग होता था। फिर बाद में भी डेयरी फार्मिंग के लिए कैटल को रेयर किया जाने लगा, पशुओं को पाला जाने लगा। तो कृषि फसलों का तो हम अध्ययन करते ही हैं, उसके साथ साथ पशुपालन का भी हम कृषि भूगोल में अध्ययन करते हैं
और यह भी अध्ययन करते हैं कि किसी क्षेत्र की जो कृषि है या जो फसल उत्पादन है उसका पशुओं, वहाँ के जो पशुपालन हो रहा है उसका क्या पारस्परिक संबंध है, वहाँ मिश्रित कृषि हो रही है या पशुओं को का जो कृषि की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें उपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से पशु वहाँ की कृषि क्रिया पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और कृषि फसलों और पशुपालन के क्षेत्रीय वितरण विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु और वहाँ के सांस्कृतिक विकास के अनुसार अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, तो उनके क्षेत्रीय वितरण का भी अध्ययन किया जाता है। फसलें भी अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की उत्पादित होती हैं और पशु भी अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के पशुओं का पालन होता है। तो पशुपालन और कृषि के शस्य उत्पादन के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करते हैं और वहाँ की जो उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी है उससे इन उत्पादन और पशुपालन का जो संबंध होता है उसका अध्ययन करके उस संबंध का मूल्यांकन भी कृषि भूगोल में किया जाता है। जैसा कि हमने अपने अभी पिछली ई स्लाइड में देखा था कि कृषि क्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य का या जो रूरल लैंडस्केप या जो ग्रामीण लैंडस्केप कृषि क्रिया द्वारा क्रिएट होता है, उस कृषि क्रिया द्वारा जो भी लैंडस्केप क्रिएट होता है, क्योंकि कृषि के विकास के साथ साथ अब कमर्शियल एग्रीकल्चर होने लगा है, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर होने लगा है, तो स्पेशलाइज्ड फॉर्म का लैंडस्केप एग्रीकल्चर के द्वारा भूदृश्य कृषि क्रिया के द्वारा क्रिएट होने लगा है। तो जो कृषि क्रिया किस क्षेत्र में किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट की कृषि क्रिया हो रही है, क्या वहाँ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है, उस हिसाब से वहाँ का जो भूदृश्य उत्पन्न होता है उसका भी अध्ययन उस क्षेत्र की पारिस्थिति के संदर्भ में कृषि भूगोल में किया जाता है। प्रोफेसर जसवीर सिंह और प्रोफेसर ढिल्लो ने कृषि भूगोल के जो विभिन्न विषय क्षेत्र बताए उसमें ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दोनों एग्रीकल्चर जोग्राफर्स हैं, जसवीर सिंह और प्रोफेसर ढिल्लो, और इन्होंने भारत में कृषि को लेकर के बहुत अध्ययन किया है। तो प्रोफेसर जसवीर सिंह और प्रोफेसर ढिल्लो ने कृषि भूगोल के विषय क्षेत्रों और उद्देश्य को बताते हुए विस्तार से उसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया और उनके अनुसार जो कृषि भूगोल का जो विषय क्षेत्र और उद्देश्य हैं वे हैं, पहला, भूतल पर विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के वितरण तथा स्थानिक परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यों की व्याख्या करना। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, सब जो जोग्राफर्स हैं, जो एग्रीकल्चर जोग्राफ़ी के बारे में जिन्होंने उसकी परिभाषाएं दी हैं, सब ने यही कहा है कि भूतल के विभिन्न क्षेत्रों में जो कृषि क्रियाओं, कृषि उत्पादन, कृषि पद्धतियों में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना और उन विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या करना कृषि भूगोल का एक उद्देश्य है और कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र भी है। ढिल्लो और जसबीर सिंह ने कहा कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विकसित की गई विशेष प्रकार की कृषि पद्धति को समझना और अन्य कृषि पद्धतियों के मध्य समानता और विभिन्नता को स्पष्ट करना। किसी क्षेत्र की जो स्थलाकृति होती है और जो वहाँ की जलवायु होती है वह उस क्षेत्र की कृषि प्रक्रिया और कृषि प्रणाली को प्रभावित करती है। जैसे कि जो माउंटेन रीजन्स या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्टेप एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। इसी तरीके से जो रिवर प्लेन्स हैं, जैसे हमारा नर्दर्न प्लेन है जहाँ पर कि उपजाऊ काप मिट्टी होती है, वहाँ पर गहन कृषि प्रणाली होती है। अगर उष्ण
और शुष्क क्षेत्र है, जैसे कि विभिन्न मरुस्थल हैं, तो वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है, या सिंचाई के द्वारा जो भी वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, जितना जल उपलब्ध होता है उस तरह से वहाँ की कृषि होती है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उस क्षेत्र की फिजियोग्राफी या रिलीफ और क्लाइमेट के अनुसार जो विशेष प्रकार की कृषि पद्धति और प्रणाली डेवलप होती है, उसको समझना कि यहाँ पर किन कारणों से यह प्रणाली डेवलप हुई, और फिर अन्य जो कृषि पद्धतियाँ हैं, अन्य क्षेत्रों में जो कृषि पद्धतियाँ हैं, उस कृषि जो स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर है, जैसे माउंटेन्स में स्टेप एग्रीकल्चर मैंने बताया, या डेजर्ट्स में हम ड्राई फार्मिंग को यूज़ करते हैं, और तो ये किन कारणों से उन पर्टिकुलर एरियाज़ में डेवलप हुई हैं, और जो दूसरी कृषि पद्धतियाँ और कृषि प्रणालियाँ हैं जो भूतल पर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जा रही हैं, उन पद्धतियों में समानता और विभिन्नताएं क्यों हो रही हैं, और क्या क्या विभिन्नताएं और समानताएं हैं, इसको स्पष्ट करना भी कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। ढिल्लों और जसबीर सिंह ने कहा कि कृषि में होने वाले कालिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना। जब हम कृषि का विकास और विसरण का अध्ययन कर रहे थे हमारे पिछले ई वीडियोज़ में, तो हमने ये देखा कि विभिन्न कालों में कृषि क्रिया में, कृषि पद्धति में, और कृषि से जो फसलें उत्पन्न हो रही थी, उत्पादन में भी फसलें उत्पन्न हुई, उनमें भी क्षेत्रवार डिफरेंसेस जो आते चले गए, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में टाइम पीरियड में थे। जैसे मानव विकास के साथ साथ सामाजिक और बौद्धिक जो मानव का विकास हुआ, उसके साथ साथ कृषि का विकास हुआ। पहले मानव आखेटक था, फिर जब वो अस्थायी निवासी हुआ तो अस्थायी कृषि होने लगी, फिर स्थायी कृषि होने लगी, फिर मानव जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ गहन कृषि हुई, फिर जब मानव समाज का विकास हुआ और नगरों का विकास हुआ और यातायात का विकास हुआ, तो फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर होने लगा। कमर्शियल एग्रीकल्चर के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो रॉ मटेरियल के लिए और अर्बन सेंटर्स की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, मार्केटिंग एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से विभिन्न टाइम पीरियड्स में जो कृषि में क्षेत्रवार और इन जनरल जो पृथ्वी पर जो कृषि के विकास और कृषि पद्धतियों में जो चेंजेस हुआ, उसका विश्लेषण करना भी कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। इसी के साथ साथ ही कृषि में होने वाले परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा को इंगित करना। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे मानव के जो समाज है उसका बौद्धिक और सामाजिक विकास हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तो कृषि में भी परिवर्तन आए। तो कृषि में जो ये परिवर्तन आए, उनका मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन कृषि भूगोल का एक पाठ है। शस्य साहचर्य प्रदेशों तथा कृषि प्रदेशों का सीमांकन करना। किस क्षेत्र में कौन सी फसल उत्पन्न हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि सदर्न इंडिया में चावल अधिक हो रहा है, नॉर्दर्न इंडिया में, या हम अगर देखें तो गंगा प्लेन्स में गेहूं अधिक होता है। जो हमारे राजस्थान के डेजर्ट रीजन्स हैं वहाँ पर जौ बाजरा अधिक होता है। और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं इनमें सिर्फ एक ही फसल नहीं होती है, इनके साथ और क्रॉप्स भी होते हैं और कहीं कहीं पशुपालन भी हो रहा है। तो कृषि साहचर्य प्रदेशों का और एग्रीकल्चर रीजन्स का सीमांकन करना भी कृषि भूगोल का एक पार्ट है। फिर जब हम एग्रीकल्चर को रीजनलाइज कर लेंगे तो कौन से रीजन्स ऐसे हैं जो लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़ हैं, क्योंकि इन लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़ का जब हमें पता चलेगा तभी हम इनके लिए प्लान्स बना करके इनकी उत्पादकता को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो निम्न कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों का हम पता करें, उनको नामांकित करें
कि ये तो एग्रीकल्चर रीजन्स हैं और इन एग्रीकल्चर रीजन्स में ये लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़ हैं, ये मीडियम प्रोडक्टिविटी एरियाज़ हैं और ये हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज़ हैं। विभिन्न क्षेत्रों के मध्य भिन्नता के स्तर का मापन करना, क्षेत्रीय भिन्नता और उसके स्तर का मापन करना। फिर कृषि निष्क्रियता, संक्रमण और गतिशीलता के क्षेत्रों का परिसीमन करना। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम एग्रीकल्चर रीजन्स में क्षेत्रों को डिवाइड कर देंगे तो फिर लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़, मीडियम प्रोडक्टिविटी एरियाज़, हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज़ या लो डेवलपमेंट एरियाज़, डेवलपिंग एरियाज़ एंड डेवलप्ड एरियाज़ में उनको डिफ्रेंशिएट करें। उनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़ हैं या इवन जो हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज़ हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, वहाँ भी सिंचाई साधनों का या वाटर का ढंग से मैनेजमेंट नहीं होने के कारण अब हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है। इसी तरीके से एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स का हमने यूज़ किया, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो कृषि की जो क्षेत्रीय समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का पता करना और उन समस्याओं के कारणों और निवारण का अध्ययन करना, और ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो क्षेत्रीय कृषि विकास का नियोजन, निर्धारण और कार्यान्वयन करना, ये प्रोफेसर जसबीर और ढिल्लों के अनुसार कृषि भूगोल की पद्धति और विषय क्षेत्र है। तो डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह, जो कि भारत के ही एक अन्य एग्रीकल्चर ज्योग्राफर रहे हैं और इन्होंने भी भारत में कृषि का अध्ययन किया है, इनके अनुसार कृषि भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरीय प्रदेशों की फसल उत्पादन स्थिति, वितरण प्रतिरूप, उसका प्रतिरूप का कार्य कारण, क्रियात्मक तथा क्षेत्रीय अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन का उद्देश्य है कि कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओं से अवगत होकर उस क्षेत्र के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करें, जिसके कार्यान्वयन से वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तो इन शॉर्ट यह कृषि भूगोल की नेचर, उसका विषय क्षेत्र और उसका उद्देश्य है कि हम क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करें, कारणों का अध्ययन करें और उस पर्टिकुलर रीजन के एग्रीकल्चर को किस तरीके से डेवलप कर सकें कि वो वहाँ के निवासियों के आर्थिक उन्नति का कारण बन सके। तो यह था कृषि भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसके लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है कृषि भूगोल, डॉक्टर R.K. अग्रवाल द्वारा लिखी हुई है और यह प्रगति प्रकाशन मेरठ का पब्लिकेशन है। आज के ई वीडियो पे जो असाइनमेंट है आपके लिए वह है कृषि भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे आप 250 से 500 शब्दों में कर सकते हैं। तो आज हमने कृषि भूगोल के नेचर और स्कोप का अध्ययन किया। हमारे अगले ई वीडियो में हम कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर का हम अपने अगले ई वीडियो से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।